हे एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा। दोस्तों, हम लोग बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करते हैं अलग अलग एग्जामिनेशन में। मैं यूपीएससी सीएसई के लिए बच्चों को ट्रेन करता हूं। बहुत सारी ट्रिक्स ऐसी होती हैं जिससे आपको किसी सवाल के बारे में नहीं भी पता हो, उसका जवाब नहीं पता हो, पर अपने गैस वर्क से जो आपने एक्वायर की हुई नॉलेज है उसकी मदद से आप उन सवालों को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और आज जो मैं चीज़ आपको सिखाने वाला हूं, अगर आप उस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हो अपनी लाइफ में, तो आपका डेफिनेटली 10 to 20 मार्क्स का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जामिनेशन में एज वेल एज आपकी टेस्ट सीरीज में। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं। गाइस, स्टार्ट करने से पहले देयर इज सम ऑफर गोइंग ऑन अनअकैडमी। ईस्टर स्पेशल ऑफर चल रहा है जहां पर आप लोगों को 12 महीने के साथ 3 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन, 18 महीने के साथ 3 महीने का, 24 महीने के साथ 6 महीने का और 36 महीने के साथ 6 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। ये जो ऑफर है आपको तब मिलेगा जब आप यूज करोगे एक डिस्काउंट कोड, एंड दिस डिस्काउंट कोड इज दिस AMS लाइव। ओके, इस डिस्काउंट कोड का आप लोगों को इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों, आप यहाँ पे देखो, अनअकैडमी की एक लाइट टेस्ट सीरीज है यूपीएससी सीएसई एस्पिरेंट्स के लिए। ये 2023 की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सुपर इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है, क्योंकि ये बहुत ही हम लोगों ने बैलेंस व्यू में टेस्ट सीरीज बनाई है आप लोगों के लिए। यहाँ पर भी सब्सक्रिप्शन के लिए आपको सेम कोड का इस्तेमाल करना है, दैट इज AMS लाइव। डोंट फॉरगेट टू यूज दिस डिस्काउंट कोड। नाउ लेट अस मूव ऑन। गाइज, हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या यूपीएससी सीएसई या जो अन्य एग्जामिनेशन होते हैं उनको सॉल्व करने के कोई चीट कोड्स होते हैं। कुछ तो होता होगा ना, कुछ ना कुछ चीजें होती होंगी जिससे हम लोग अपने मार्क्स एनहांस कर सकते हैं। देखो, ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आजकल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहे हैं इन दी फेज 1, है ना। फेज 2 में चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं। कुछ स्मार्ट ट्रिक्स होती हैं जिनकी मदद से आप सवालों को सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको एक चीज बता दूं, जो लोग बोलते हैं ना कि भाई गैस वर्क आप तभी कर सकते हो जब आपके पास पहले से प्री रिक्विसाइट नॉलेज है। बिना पहले से नॉलेज गेन किए हुए आप डायरेक्टली कोई गैस वर्क नहीं कर सकते हो। उसको इंटेलिजेंट गैसिंग कहते हैं, जिससे सब लोग कहते हैं ना कि भाई गैस वर्क करने से बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। वो गैस वर्क भी इंटेलिजेंट गैसिंग होनी चाहिए। मैं आपको आज कुछ सवाल भी सॉल्व करके बताऊंगा कि भाई वो गैस वर्क कैसे होता है, कैसे वर्क करता है। देखो, कोई सीक्रेट नहीं है। बहुत सारे लोग आपको अन्य बहुत सारी टेक्निक्स बताते हैं ना। एलिमिनेशन टेक्निक वन ऑफ द फेमस टेक्निक है। मैं भी आपको टेक्निक बताऊंगा, पर उसको इस्तेमाल कैसे करना है वहां पे मेन आप लोगों का ब्रेन अप्लाई होता है, ठीक है। हम लोग कहां पे लैग करते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि इनका इस्तेमाल कैसे करना है। तो जब पता ही नहीं है कि इस्तेमाल कैसे करना है तो कैसे इस्तेमाल करेंगे। कुछ चीजें जो आपको हमेशा याद रखनी है। पहली चीज कि सारे सवाल भाई इक्वल मार्क्स रखते हैं, तो आपके ब्रेन के अंदर ना वो कैलकुलेशन रहनी चाहिए। कट ऑफ भी आपके ब्रेन में होनी चाहिए। आप अगर यूपीएससी सीएसई का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि भाई दिस इज द कट ऑफ, ये क्लियर करूंगा तो डेफिनेटली इस साल क्लियर हो जाएगा प्रीलिम्स। रियलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, अगर आपको ज्यादा मार्क्स फेच करने हैं तो अपनी नॉलेज को अप्लाई करना सीखो। सिर्फ और सिर्फ नॉलेज गेन करने से कुछ नहीं होता है, उसका एप्लीकेशन जरूरी होता है। मान लो आपने गाड़ी चलाना सीख लिया और गाड़ी कभी चलाई नहीं, तो ऐसा नहीं है कि आप अच्छे ड्राइवर बन गए। सिर्फ गाड़ी चलाना सीखने से आप अच्छे ड्राइवर नहीं बनते हो। प्रैक्टिस करो, जो चीजें एक्वायर की हैं उसको यूज करो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेगेटिव मार्किंग इज गुड फॉर यू, ये मान लो, क्योंकि उससे कंपटीशन अच्छा होता है और सिलेक्शन भी बेहतर रहता है। अगर आप पिछले 1 साल से प्रयास कर रहे हो, नॉलेज एक्वायर कर रहे हो, तो उस पूरे प्रोसेस में आप इतना समझ जाते हो कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, और इंटरलिंकिंग से सवाल सॉल्व करना आप लोगों के लिए जरूरी हो जाता है। वही ट्रिक्स हम लोगों को आज के सेशन में अप्लाई करनी है। नाउ, इसके साथ साथ दोस्तों, मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप क्या अटेम्प्ट करने वाले हो, यह भी आपके ब्रेन में हमेशा रहना चाहिए।
मिनिमम मार्क्स आपके रहने चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने हैं वो रहने चाहिए। कितने होने चाहिए? देखो ऑन एन अप्रोक्स 80-85 क्वेश्चंस तो आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं। मैं आपको एक ना फैक्ट बताता हूं, आप जब पेपर दोगे आपको 50 क्वेश्चंस के आसपास सवाल आते होंगे। आते होने का मतलब है आपको शॉर्ट आते हैं, 40 to 50 क्वेश्चंस के बीच में वेरी करता है, मतलब 80 to 100 के बीच में। वो जो एक्स्ट्रा 10-20 नंबर का गेम है ना, वहां पर आपको अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, और जो व्यक्ति उन टेक्निक्स का अच्छे से इस्तेमाल करना सीख जाता है उसका नाम मेंस की लिस्ट में आ जाता है। ये प्रीलिम्स का फैक्ट है। ठीक, टाइम एलोकेशन भी आपके मन में रहना चाहिए। और दोस्तों सवालों के बारे में या क्वेश्चन पेपर के बारे में प्लीज प्रिडिक्ट ना करें। नेवर एवर प्रिडिक्ट कि आपने एक पेज देखा और दिमाग में आपने प्रिडिक्शन बना ली कि भाई इस पेपर तो बहुत ज्यादा टफ है। मान लो आपका सेट नंबर डी है, शुरू में सारे मेडिवल इंडिया के सवाल आ गए, मेडिवल इंडिया आप पढ़ के नहीं गए तो आपके लिए तो टफ हो गया। पर मान लो किसी का सेट ए है और उस व्यक्ति ने पॉलिटी पढ़ी हुई है, उसका सबसे पहली पॉलिटी के सवाल आ गए, वो जो कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट है ना, वो उस 3 घंटे में आपका रिजल्ट डिसाइड कर देता है। तो ये भी नहीं करना है आपको, प्रिडिक्ट नहीं करना है भाई कुछ भी कि पेपर इजी है पेपर मुश्किल है, बिना सब कुछ सॉल्व किए हुए। हम लोग जनरली एलिमिनेशन मेथड के बारे में बात करते हैं। यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल होता कैसे है। देखो प्रोसेस जो है एलिमिनेशन का, उसका सिंपल मतलब यह है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि सबसे बेहतर ऑप्शन कौन सा है। और यह कैसे होगा, इसकी एक सिंपल ट्रिक है। आपके पास नॉलेज है, आपने किसी चीज के बारे में जानकारी हासिल करी है, आपको उस जानकारी को इंप्लीमेंट करके जो ऑप्शन है उसको एलिमिनेट करना है। पर इसके लिए आपके पास प्री रिक्विजिट नॉलेज होनी चाहिए। यहां पे हम तुक्काबाजी नहीं कर रहे हैं, वी आर डूइंग बस वी आर साइंटिफिकली सॉल्विंग क्वेश्चंस, वी आर यूजिंग मेयर साइंस। हम कोई तुक्का लगाना नहीं सिखा रहे हैं, यहां पे हम साइंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये इंटेलिजेंट गेसिंग या एलिमिनेशन टेक्निक पेपर में यू विल बी शॉक्ड, पेपर में लगभग 15 से 20 सवालों के अंदर एप्लीकेबल हो जाती है। इमेजिन करके देखो, 30 से 40 मार्क्स, 30 to 40 मार्क्स आप लोगों के इस एलिमिनेशन टेक्निक से आ सकते हैं। इनको लगाना भी बहुत इजी होता है। तो मैंने क्या बताया, प्री रिक्विजिट नॉलेज होनी चाहिए, पहले से दिमाग में वो चीजें होनी चाहिए। जैसे चलो इसका इस्तेमाल करते हैं। देखो एलिमिनेशन की मदद से हम लोग बहुत सारे सवाल सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप मेरी क्लास में यूपीएससी सीएससी के अलावा और किसी एग्जाम के एस्पिरेंट हैं तो भी आप इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, ट्रिक जो आपकी होगी वो डिपेंड करेगी कॉन्टेक्स्ट पे, आपके पर्सपेक्टिव पे, फैमिलियरिटी पे और ऑप्शंस पे। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से एलिमिनेशन टेक्निक की एप्लीकेशन भी धीरे धीरे चेंज हो जाती है ना। बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट इट। नाउ अगर आपने मान लो आपके पास 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4 है ना, यू हैव 4 ऑप्शंस, यू हैव ए बी सी डी, यू हैव 4 ऑप्शंस। अगर आप एक ऑप्शन को एलिमिनेट करते हो तो आपके सही आंसर तक पहुंचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरे ऑप्शन को एलिमिनेट करते हो तो आप 50-50% पे आ जाते हो। और जहां आपने ये 50% वाला मार्क अचीव किया, वहां पर उस सवाल को खाली छोड़ना बिल्कुल बेकार है। वहां पे सॉल्व करके ही आना है आपको सवाल को। मेन मकसद हमारा यही है। और जहां आपने यहां पे इसे सॉल्व कर दिया तो ये मान लो आपके 2 नंबर एक्स्ट्रा हो गए, और 2 नंबर से तो दुनिया बदल जाती है।
हम लोग यहाँ पे एक यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे। लेट अस टेक अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी। आप लोग भी इस सवाल को सॉल्व करो अपने अपने साथ। कंसीडर द फॉलोइंग लिक्विड एसेट्स: डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स, टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स, सेविंग डिपॉजिट विद बैंक्स एंड करेंसी। यहां पर आप लोग देखो, तरल संपत्ति का विचार करें। बैंकों के पास डिमांड डिपॉजिट, बैंकों के पास समय जमा, बैंकों के पास जमा बचत या मुद्रा। तरलता के घटते क्रम में इन परिसंपत्तियों का सही क्रम में हम लोगों को लगाना है ना। सबसे पहले कुछ चीजें बता देता हूं जिन्हें नहीं पता हो। लिक्विडिटी का मतलब क्या है, यहां पर हम लोग कैसे देखेंगे। आपके पास कोई चीज है, आप कोई सामान खरीदने गए, तो आप कितनी जल्दी वो सामान खरीद सकते हो, वो उस प्रोडक्ट की लिक्विडिटी दिखाता है ना। कितनी जल्दी वो कैश में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो उस तरीके से डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, जैसे हम लोग करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट में पैसे जमा करते हैं, उनको जब भी चाहे हम बैंक से डिमांड करके निकलवा सकते हैं, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, वो डिमांड डिपॉजिट में आ जाएगा। टाइम डिपॉजिट में क्या चीजें आएंगी, टाइम डिपॉजिट में आएगा दोस्तों, जैसे हमारे एफडी होते हैं, हमारे आरडी होते हैं ना, इनका एक मैच्योरिटी का टाइम होता है। देयर इज अ मैच्योरिटी टाइम, ठीक है, इसीलिए ये इसके अंदर आता है। सेविंग डिपॉजिट्स हम लोग विद बैंक्स, ओके, ये जो आप लोग सेविंग के अंदर पैसा डालते हो, और करेंसी, ठीक। चलिए, हमें ये बताना है सेविंग डिपॉजिट जैसे हम लोग स्मॉल सेविंग स्कीम्स के अंदर डाल दिया, बाकी सारी चीजें के अंदर डाल दिया, वो सारी चीजें। अब हमें बताना है कि लिक्विडिटी के अंदर कौन कौन सी चीज इनकी लिक्विडिटी घटती जाती है, क्रम घटता जाता है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। हमें कुछ नहीं पता है क्या है क्या नहीं है, हमें लिक्विडिटी का मतलब समझ में आ रहा है। तो यहां पे आते हैं, करेंसी। भाई साहब, करेंसी से लिक्विड क्या होगा, यहां पे हम लोगों को करेंसी निकालनी पड़ेगी, उसी के आधार पे ही तो हम लिक्विडिटी देख रहे हैं। हमें पता है कि भाई करेंसी से लिक्विड कुछ नहीं होगा, इसका मतलब हमें घटते क्रम में लगाना है, तो करेंसी लास्ट में तो बिल्कुल आएगा नहीं, ठीक है। करेंसी लास्ट में नहीं आएगा, तो ये भी ये भी गया और ये भी गया, और मुझे पता है कि जो करेंसी है वो सबसे पहले आनी चाहिए, 4 जहां मेरे चांसेस 33% थे इस सवाल को सही करने के, मैंने सिर्फ एक छोटी सी नॉलेज लगा के कि भाई करेंसी सबसे एंड में नहीं आ सकता है, मैंने अपने चांसेस रेस कर दिए 50-50%। अब यहां पर टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट में कंपेयर करो। चलो, तो टाइम डिपॉजिट में मैच्योरिटी है, तो जिस समय मेरे को वो असेट चाहिए मुझे नहीं मिलेगा, पर डिमांड डिपॉजिट के अंदर जिस समय मुझे वो असेट चाहिए, पैसे चाहिए, मुझे मिलता है। मैं एटीएम जाता हूं, एटीएम से स्वाइप करता हूं, पैसे ले आता हूं। इसका मतलब कि कम लिक्विड टाइम डिपॉजिट है, मतलब 1 पहले आएगा और 2 बाद में आएगा, ठीक। अब इन दोनों ऑप्शंस में मैं अगर कंपेयर करूं, तो डी वाले ऑप्शन में 1 पहले आ रहा है, 2 बाद में आ रहा है, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। यहां पर मैंने कोई नॉलेज का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया, मैंने सिर्फ क्या किया है, एलिमिनेशन की मदद से मैं आंसर तक पहुंचा हूं। दिस इज हाउ आवर एलिमिनेशन टेक्निक वर्क, ठीक। चलो एक और सवाल देखते हैं, यह भी यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यह पॉलिटी का है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिल्स मस्ट बी पास्ड बाय ईच हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री सेपरेटली बाय द स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। स्पेशल मेजॉरिटी, यहां पे बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा बिल मस्ट बी पास्ड बाय ईच हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री सेपरेटली बाय स्पेशल मेजॉरिटी। इनमें से कौन सा बिल अलग अलग सेपरेटली पार्लियामेंट के दोनों हाउस, मतलब लोकसभा और राज्यसभा को अलग अलग स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना होता है। मान लो मुझे नहीं पता, मुझे पता ही नहीं है कि यहां पर यह बिल्स किसके बारे में बात हो रही है, पर मैंने थोड़ा थोड़ा पार्लियामेंट वाला चैप्टर एम लक्ष्मीकांत का पढ़ा हुआ है। पहला ऑप्शन देखता हूं, ऑर्डिनरी बिल। ये तो बिल ही ऑर्डिनरी है, नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि ये ऑर्डिनरी बिल है,
और ऑर्डिनरी बिल में हमें लोगों को सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है, 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग वाला। तो इसका मतलब ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, चांस रेज हो गए। ठीक, दूसरा मनी बिल। मनी बिल के अंदर एक खास बात है, जितना हमें पता है आर्टिकल नंबर 110 के अंदर मनी बिल के बारे में मेंशन है। यहाँ ये भी लिखा हुआ है कि मनी बिल के अंदर लोकसभा की पावर्स ज्यादा होती हैं, लोकसभा मनी बिल को पास करती है और लोकसभा के स्पीकर ये सर्टिफाई करते हैं कि भाई ये बिल मनी बिल है, और उसकी वजह से राज्यसभा की पावर्स कम हो जाती है। राज्यसभा पास करे ना करे जरूरी नहीं होता कि राज्यसभा को पास करना जरूरी हो जाता है मनी बिल को। इसका मतलब यह है कि सेपरेटली वाले जो स्पेशल मेजोरिटी वाला है वो भी इसके ऊपर अप्लाई नहीं होना चाहिए। मैं ज्यादा नॉलेज का यहां पर उपयोग नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल कर रहा हूं। मैंने हटा दिया ये मनी बिल, साइड कर दिया। अब मनी बिल इज अ काइंड ऑफ फिनेंस बिल, जैसा बजट हो गया ना, वो ऐसी चीजें हो गई। तो इसमें भी ऐसा जरूरी नहीं है, ये भी मैंने हटा दिया। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। मैंने इसे सही किया और प्लस के 2 नंबर अचीव किए विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन टेक्निक। ठीक है, एक और सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बार बार सवाल इसलिए करा रहा हूं जिससे आपको पता लग जाए। द बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सर्टेन रेशियो बिटवीन देयर कैश इन हैंड एंड टोटल असेट्स। बैंक को कुछ रेशियो मेंटेन करना पड़ता है, जो उनके पास कैश इन हैंड है और जो टोटल असेट है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी बैंक रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, सेंट्रल बैंक रिजर्व या सेंट्रल लिक्विड रिजर्व। सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं अगर आपको पता हो। देखो इस सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए। इस पूरे के पूरे सवाल में जो पीछे हम लोगों ने देखा, जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है, ऑप्शन ए, सी और डी, ऑप्शन ए, सी और डी, इसको इजीली एलिमिनेट किया जा सकता है। कैसे? हमारे पास क्लियर पिक्चर होनी चाहिए कि हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं इस पूरे के पूरे सवाल को। कैसे? स्टैट्यूटरी बैंक रेशियो, सेंट्रल बैंक रिजर्व। ना सेंट्रल बैंक रिजर्व ये दिखा रहा है कि सेंट्रल बैंक के पास कितना पैसा है। ना यहां पर बैंक के बारे में बात हो रही है, सेंट्रल बैंक के बारे में तो बात नहीं हो रही है, तो इसीलिए मैं इसको हटा सकता हूं। यहां भी सेंट्रल लिक्विड रिजर्व आ रहा है, मैं इसको भी हटा दूंगा। अब बचे मेरे पास ये दोनों चीजें। अब कैश इन हैंड डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स क्या दिखाएगा? व्हाट इट विल शो? इट विल शो कि कितनी मेरे पास लिक्विडिटी है, जो पीछे हम लोगों ने देखा। इसी वजह से यहां पर आ जाएगा SLR। ये बैंक के अंदर पैसा है वो नहीं दिखा रहा है, क्योंकि कैश इन हैंड ऊपर है, कैश ऊपर है। तो यहां पर लॉजिकली बी इसका आंसर हो जाएगा, और बी ही इसका बिल्कुल दोस्तों सही आंसर है। ठीक है, देखो कुछ और भी टेक्निक्स होती हैं, देयर आर सम अदर टेक्निक्स ऑल्सो, जिसकी मदद से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है कि वन कैन रिलीव द मोमेंट जस्ट बाय क्लोजिंग देयर आईज एंड गोइंग बैक टू द टाइम जब आपके टीचर, आपके फ्रेंड्स या कोई भी उस टॉपिक के बारे में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था। आप इमेजिन कर सकते हो कि हाँ भाई, अगर मान लो प्रेसिडेंट वाले चैप्टर से कोई सवाल आ रहा है, तो जिस समय प्रेसिडेंट टीचर ने पढ़ाया था या मैंने पढ़ा था, उस समय पर क्या क्या चीजें उन्होंने बोली थी, उसको रिकॉल करने की कोशिश कर सकते हो। वो रिकॉलिंग पावर भी, उस रिकलेक्शन पावर भी बहुत सारे बच्चों की दोस्तों मदद करती है। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग क्वेश्चन पेपर में भी कभी कभार आंसर ढूंढ सकते हैं। मान लो 2 सवाल आए और दोनों सवाल सेम टॉपिक पे हैं। एक सवाल आपने सॉल्व कर लिया या नहीं भी किया, पर उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसका इस्तेमाल अगर आप दूसरे सवाल में कर सकते हो तो भी आप आंसर की तरफ पहुंच सकते हो। ऐसा बहुत सारे सवालों में होता है। ठीक है, क्योंकि 100 सवाल हैं आपके पास जो अपने आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स कैरी करते हैं। पर हाँ, यहां पर ऐसे यूजेज में थोड़ी सी टेंशन ज्यादा रहती है, पर आप इस्तेमाल करके देख सकते हो अगर आपको उस सवाल को सॉल्व करना है।
ठीक है, कि मतलब दो ही सेम क्वेश्चन है सेम ही पेपर के अंदर। मान लो जैसे ये है कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी 2012 कहाँ हुआ था, ठीक है, ये एक जनरल सवाल है कि ये कहाँ पे हुआ था। नाउ इस सवाल का दोस्तों हम लोगों को डायरेक्ट आंसर हमें पता है कि भाई ए है, हैदराबाद इंडिया के अंदर ये हुआ था। अब ऐसा ही एक और सवाल आया, ये कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी हैदराबाद 2012। ठीक है, एक ही पेपर में दो सवाल है। अब 2012 में हैदराबाद में हुआ था, हमें इस सवाल में हम लोगों को पता लग गया क्योंकि ये तो यहां पे है, इस वाले का पार्ट है, तो मतलब ये एक फैक्ट है, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है ना। और इसकी मदद से हम जो पीछे वाला जो सवाल था उसे सॉल्व कर सकते थे। इसके साथ साथ यहाँ पे दो और चीजें हैं कि इंडिया ने प्लेज किया $50 मिलियन फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इट फोकस्ड मेजरली ऑन ओशन एंड मेरीन डाइवर्सिटी। नाउ गाइस यहां पर आंसर सी है, ठीक है। अब हम लोग इस पर्टिकुलर सवाल में एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसमें आपको फैक्चुअल नॉलेज की जरूरत है। इफ यू हैव फैक्चुअल नॉलेज ओनली देन यू कैन सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। बट इस सवाल की मदद से ये वाला सवाल सॉल्व कर सकते थे क्योंकि यहां पर हैदराबाद का जो आंसर है वो हमें यहां पे मिल गया, तो हम लोग इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते थे। ठीक है, एक्स्ट्रा डिटेलिंग की तरफ आप आगे बढ़ सकते हो। एक्स्ट्रा डिटेलिंग में क्या होता है कि आप अपना फोकस लैंग्वेज के साथ भी शिफ्ट कर लेते हो। कभी कभार क्या होता है ना, जैसे हमारे सामने क्वेश्चन पेपर आया, यहाँ पर सवाल इंग्लिश में लिखा है, वहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जो हम लोगों को मान लो समझ नहीं आ रहे हैं या हमारे ब्रेन को स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं, उसी के पहले हिंदी में भी लिखा हुआ है। भाई कभी कभार वो हिंदी वाला पढ़ने से भी बहुत सारे सवाल आप लोगों के लिए आसान हो जाते हैं। ठीक, ये वाली चीज ना जब आप सीसेट वाला पेपर देते हो, जो रिलेशंस वाले सवाल होते हैं, वहां पे आपके बहुत ज्यादा काम आती है। ठीक है, अब देखो कुछ शब्द हैं जैसे शैल बी, मोर ऑफन देन नॉट, मोस्ट ऑफ द टाइम, तो ज्यादातर ऐसी चीजें अक्सर ट्रू होती हैं जो कि मतलब समझ रहे हो सेमी सेमी है, दे आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट इट, क्योंकि यहां पर ये एक ओपन एंडेड स्टेटमेंट दे देती है, ओपन एंडेड स्टेटमेंट चल रही है। पर यहां पर देखो जो अथॉरिटेटिव टर्म्स होती हैं 100%, 0%, ऑलवेज, एब्सोल्यूट, नेवर, ये अक्सर इनकरेक्ट होती हैं। नाउ अब एक और चीज मैं यहां पे बोलूंगा कि मैंने बोला ये अक्सर इनकरेक्ट होती हैं, हमेशा इनकरेक्ट नहीं होंगी। इनको इस्तेमाल तभी करना है जब हम आपके पास और कोई रास्ता ही ना हो, और इनको भी सबसे पहले एक बार समझने की कोशिश करनी है कि किस सवाल के अंदर वो बोला जा रहा है, किस टॉपिक से रिलेट करके बोला जा रहा है। अगर हम लोग ये लिंक नहीं करेंगे कि भाई क्यों बोला जा रहा है, किस सवाल से बोला जा रहा है, तो क्या होगा, चीजें थोड़ी सी गड़बड़ा जाएंगी, हम लोग समझ नहीं पाएंगे। वो समझदारी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अब ना यूपीएससी का पैटर्न थोड़ा सा बदल रहा है। बहुत सारे सवाल में जहां ओनली लिखा होता है बच्चे गलत कर देते हैं, पर वो राइट होने लग रहे हैं। तो उसको देखना है कि भाई कहां पे आपको इस चीज को यूज करना है। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा कॉशियसली इस चीज का आपको इस्तेमाल करना है। जैसे यहां पे लिखा है एवरी स्टेट हैज एटलीस्ट वन टाइगर रिजर्व, हर स्टेट के पास कम से कम एटलीस्ट एक टाइगर रिजर्व होना चाहिए। टाइगर इज प्रोटेक्टेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। नाउ एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं पहले थोड़ा सा। सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है टाइगर्स प्रोटेक्टेड है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। भाई टाइगर नेशनल एनिमल है, ऑब्वियसली प्रोटेक्टेड होगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, तो सेकंड वाली स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट होगी। इसका मतलब यह है कि आंसर इन दोनों में से है, तो हम लोग भाई 50-50% पे तो पहुंच ही गए। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है कि हर एक स्टेट के पास कम से कम एक टाइगर रिजर्व है। ये क्या ये जरूरी है, अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हर एक स्टेट के पास एक टाइगर रिजर्व होगा ही होगा। अब टाइगर्स पहली बात तो इतने सारे भी नहीं है कि हर एक स्टेट के पास हो। कुछ स्टेट ऐसी भी हैं जहां पे शायद टाइगर्स ना हो, बिल्कुल एकदम नॉर्थ ईस्टर्न इलाके की स्टेट्स देखो, शायद वहां पे ना हो। हम यहाँ पे नॉलेज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम लोग शायद का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मतलब मैं 50-50% पे आ गया, मुझे इस सवाल को सॉल्व करना है, तो मैं सोचूं भाई यहाँ पे लिखा है पर आई एम वेरी डाउटफुल अबाउट स्टेटमेंट और इसके मैक्सिमम चांसेस इनकरेक्ट होने के, तो मैं जाऊंगा यहां पर बी की तरफ, टू ओनली की तरफ, एंड बी इज द करेक्ट आंसर। हियर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गिवन बाय टू कीवर्ड्स एवरी एंड एटलीस्ट helps you in identifying the option as
कि कौन सा ऑप्शन राइट है, कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक, उसने मेरी यहाँ पे मदद करी। सिंपली यहाँ पर देखो SEZ एक्ट 2005 के बारे में बात लिखी हुई है कि इसका मेन मकसद क्या है, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज ओनली। नाउ अब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बढ़ा रहा हूं, इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा हूं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रहा हूं, और इकोनॉमी दो चीजों पे वर्क करती है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के ऊपर। और सर्विसेज के लिए अगर मैं स्पेसिफिकली बना रहा होता तो मैं स्पेशल सर्विसेज जोन ही ना बना देता, इकोनॉमिक जोन नाम क्यों लिखता। इकोनॉमिक इज अ मेजर टर्म, इकोनॉमिक तो अपने आप में बड़ी टर्म है, इसलिए मेरे को लग रहा है कि ये वाला स्टेटमेंट गलत होगा। थर्ड वाला ऑप्शन में है 3 ओनली है, इसे हटा दो, इसमें 3 है हटा दो, इसमें 3 है हटा दो, 1 और 2 इसका आंसर है। हो गया, हो गया ना, इजीली सॉल्व। दीज आर दी थिंग्स वी नीड टू इंप्लीमेंट। यही चीजें तो मैं आपको समझा रहा हूं। नाउ कुछ सवालों को सॉल्व करने के लिए एग्जामिनर के नजरिए से सोचो। देखो मैं आपके लिए अनअकैडमी के कॉम्बैट के सवाल बनाता हूं, है ना, हम लोग अनअकैडमी में काफी सारी टेस्ट सीरीज बनाते हैं आप लोगों के लिए। आप ये सोचो कि टीचर ने क्या सोच के वो चीजें बनाई होंगी, एग्जामिनर का प्रोस्पेक्टिव क्या होगा, एग्जामिनर की अप्रोच क्या होगी वहां पर चीजों को सॉल्व करने के लिए। और वहां जहां पैटर्न समझ गए, गेम समझ गए, तो आप इजीली सवाल को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखो कुछ सवाल होते हैं जिसमें एओए मतलब ऑल ऑफ द अबव, एनओए मतलब नन ऑफ द अबव। ये वाली चीजें लिखी होती हैं। देखो अगर ये लिखा हुआ है अगर ये चीज लिखी हुई है तो हमें एक चीज समझ में आती है, इन दोनों केसेस में जो चांसेस हैं करेक्ट होने के, इट इज लाइक 25%, 25% के चांसेस हैं ना। इस मेथड का इस्तेमाल सिर्फ तभी होना चाहिए जब यू हैवंट मार्क, बहुत सारे सवाल आपने मार्क नहीं करे और भाई सवाल को सॉल्व करना जरूरी है, पता है कि कट ऑफ क्लियर नहीं हो रही है, एक्स्ट्रा सवाल करूंगा तो ही चांसेस बढ़ेंगे। तो 20 to 40% चांसेस ये होते हैं कि भाई ये वाले जो सवाल हैं ये करेक्ट होंगे। तो अक्सर ये हम लोगों को करेक्ट ही देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल द थिंग जो कि मुझे आपको आज के सेशन में बतानी थी। डू नॉट फॉरगेट कि आप लोग सेशन को लाइक करें, शेयर करें, और आपके जो भी सुझाव हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भी बिल्कुल मत भूलना। This is Aman Sharma signing off in today's session. Thank you for joining, and do not forget to subscribe to our channel Study IAS. Thank you.